बक्सर का डॉन चंदन मिश्रा 15 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट होता है। 16 जुलाई को उसको डिस्चार्ज होना है, लेकिन वो होता नहीं है और 17 जुलाई की सुबह 5 शूटर हॉस्पिटल में घुसते हैं और अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाते हैं। पटना के इस पारस हॉस्पिटल में उसका एडमिट होना, नेक्स्ट डे उसका वहाँ रुक जाना, डिस्चार्ज होने के बावजूद हॉस्पिटल न छोड़ना और उसके अगले दिन ये शूट आउट, इन सब के पीछे की कहानी क्या है? किसे पता था कि वो इस हॉस्पिटल में जाने वाला है? किस किस को मालूम था कि वहाँ एक दिन एक्स्ट्रा रुकेगा? और किसको पता था कि वो 17 जुलाई की दोपहर को डिस्चार्ज होगा और उससे पहले ये सब कुछ काम करना है? ये पूरी कहानी, पूरी साजिश, कैसे साजिश रची गई चंदन मिश्रा को मारने की, कैसे दो दोस्त दुश्मन बन गए, कैसे दो दोस्त जिन्होंने सारे जुर्म एक साथ तब से शुरू किए जब वो नाबालिग थे और तब तक दोस्त रहे जब तक जेल के बाहर थे, लेकिन जेल के अंदर जाते ही दो दोस्त कैसे दुश्मन बन गए, ये पूरी कहानी आपके सामने पेश करूं। 3 तस्वीरें उससे पहले दिखाना चाहता हूं। ये पहली तस्वीर 17 जुलाई थर्सडे यानी गुरुवार की सुबह करीब 7:13 की है। सुबह का वक्त है, शायद रात बारिश हुई थी, सड़क गीली है और सड़क पे भीड़ भी कम है। ये पारस हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। 2 लड़के पहले सामने से आते हैं और राइट साइड में रुक जाते हैं, इसमें से एक हेलमेट पहने हुआ है। इसके बाद 4 लड़के अब बाईं तरफ से आते हैं और फिर उन 2 लड़कों को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जैसे ही ये 4 लड़के आते हैं, इनमें से एक हेलमेट वाले को कुछ इशारा करता है और वो सीधे आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब सिर्फ यहाँ 5 लड़के हैं और ये आपस में पूरे 2 मिनट तक मीटिंग करते हैं। अब घड़ी में टाइम हुआ है 7:15 और इसके बाद ये 15 पे वहाँ से निकल पड़ते हैं, सामने की तरफ जाते हैं, क्योंकि सामने ही पारस हॉस्पिटल का मेन गेट था। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद दूसरा वीडियो जो शुरू होता है, जो सीसीटीवी कैमरे का है, वो 7:25 के आसपास का है। इसी पारस हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209। वही 5 लड़के जो 2 मिनट तक मीटिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस वक्त एक साथ लाइन से चले आ रहे हैं। सबसे आगे आगे वही है जिसने कोई कैप नहीं पहनी, बिल्कुल चेहरा खुला हुआ है, और पीछे पीछे वही 4 जो नीचे मीटिंग कर रहे थे। हेलमेट वाला शख्स यहाँ नज़र नहीं आएगा आपको। इसके बाद आगे चलने वाला शख्स दरवाज़ा खोलता है। आप ध्यान से देखेंगे तो दरवाजे का लॉक भी नहीं है, अंदर से दरवाज़ा बंद भी नहीं। इसकी वजह ये थी कि रूम नंबर 209 इकलौता ऐसा रूम था 2nd फ्लोर पे जिसका लॉक ख़राब था, और ये ख़राब वैसे नहीं था, इसको जानबूझकर ख़राब किया गया था ताकि ये शूटर बेरोक टोक उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो सके। तो लॉक ख़राब एक एक करिए घुसते हैं और फिर वहाँ से शूट आउट के बाद 10 सेकंड में बाकी 4 निकलते हैं और 38 सेकंड के बाद ये जो पहले शख्स गया था वो निकलता है। नीचे भी आपने देखा जब हेलमेट के साथ आया, और ये ऊपर भी जो शख्स सबसे आगे है और जो सबसे आखिर में निकलता है, इसका नाम है तौसीफ बादशाह उर्फ तौसीफ रज़ा। इसकी कहानी आगे बताऊंगा। तो ये दूसरी तस्वीर, दूसरा सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर आपने देख ली। अब फिर वापस हॉस्पिटल से बाहर नीचे चलते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे की तीसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में जा रही है। अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आती है, 3 लड़के उस पर बैठे हैं। ये वही तीनों हैं जो ऊपर आपने देखा थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में। पर इनमें से जो बीच में बैठा शख्स है, उसके हाथ में पिस्टल है और दाएं हाथ में उस पिस्टल को वो हवा में लहरा रहा है। असल में शूट आउट की कामयाबी का ये जश्न मना रहा था। इस दौरान में वो लड़की शायद इसके हाथ में पिस्टल देखकर जो स्कूल जा रही थी, घबरा कर वापस लौट आती है और कहीं छुपने की कोशिश करती है। फिर तभी दूसरी मोटरसाइकिल पर 3 और लोग आते हैं। ये वही 3 में से 2 शूटर थे जो ऊपर थे और अब भाग रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर थी, शूट आउट से पहले की मीटिंग की, शूट आउट के वक्त की, और शूट आउट के बाद शूट आउट की कामयाबी के जश्न की। अब सवाल यह है कि पारस हॉस्पिटल के 209 रूम नंबर में चंदन मिश्रा एडमिट है, ये कैसे पता, और ये कौन लोग थे? तो इसको जानने के लिए और पूरी कहानी समझने के लिए, और ये जो सबसे आगे आगे शूटर है, इसकी कहानी कब में एंट्री होगी, हमें पटना से 145 किलोमीटर दूर बक्सर चलना होगा। बक्सर, क्योंकि ये कहानी यहीं से शुरू होती है। बक्सर से ये कहानी शुरू होती है, करीब 2008 की बात है। 2008 इसी बक्सर में
चंदन मिश्रा का जन्म होता है। एक आम परिवार में, पिता ठीक ठाक, घर का इकलौता बेटा, माँ बाप का इकलौता बेटा। स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2008 में इसी बक्सर के गांव में जहां वो रहता था, एक दिन क्रिकेट के मैदान में एक लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़के का नाम सोनू था। सोनू उसे पीट देता है। बाद में चंदन उसके घर जाता है उसके माँ बाप से शिकायत करने, लेकिन उल्टा वो लोग भी चंदन को पीट देते हैं। उसको गुस्सा आता है, वो घर जाता है। उसके फादर के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। वो उस रिवॉल्वर को लेता है और सोनू के घर पहुंचता है और सीधे गोली मार देता है। बाद में उसे पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस उसे जेल भेजने वाली थी, लेकिन तभी माँ बाप उसके बर्थ सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ये नाबालिग है, अभी 18 साल का नहीं हुआ है, और वो हुआ भी नहीं था। तब चूंकि नाबालिग था इसलिए उसको रिमांड होम भेज दिया जाता है, जहां बच्चों को रखते हैं। अब वो रिमांड होम में रहता है अगले 3 साल तक, और इन्हीं 3 साल ने चंदन की जिंदगी बदल दी। रिमांड होम में जाहिर सी बात है वो तमाम लड़के ही थे, कम उम्र के नाबालिग, जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया था। उनके साथ रहकर उसे पहली बार क्राइम और क्राइम की दुनिया के बारे में पता चलता है। रिमांड होम में भेजा गया था उसको सुधरने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसे एक नई दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है और वो उस दुनिया को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। 3 साल वहाँ रहता है और 3 साल के बाद बाहर आता है। अब बाहर जब आया तो एक सीधा साधा लड़का, एक क्रिमिनल हो चुका था। इसी दौरान में जब वो बाहर आता है, एक और लड़के से उसकी मुलाकात होती है। वो भी उसी वक्त जेल से छूटा था और उसका नाम था शेरू सिंह, ओंकार नाथ सिंह असली नाम, उर्फ शेरू सिंह। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए चंदन और शेरू की मुलाकात होती है। दोनों जेल से बाहर आए, एक रिमांड होम से आया था। दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। रिमांड होम और जेल में रहकर उन्होंने क्रिमिनल और क्राइम की दुनिया के बारे में इतना कुछ सुना कि उन्हें लगा कि अब यही दुनिया है। दोनों हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद रंगदारी का काम शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे दुकानदार और जो भी, उन्हें जाकर पीटते और उससे पैसे वसूलते, हफ्ता वसूलते। फिर धीरे धीरे दोनों के पास हथियार आ गए। अब वो धमकी देने लगे। कुछ बड़े दुकानदारों पर हाथ साफ किया। फिर इन्हें लगा कि लोग तो डर रहे हैं उनके डर से। फिर उन्होंने और बड़े बड़े दुकानदारों और बिजनेसमैन को डराना शुरू किया। इसी बीच में कुछ और झगड़े हुए, सीधे गोली मारनी शुरू कर दी। फिर अचानक इन दोनों ने अपने गैंग की एक खास चीज़ अपनाई। शेरू और चंदन की दोस्ती अब धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो रही थी और भी कुछ लड़के इनके साथ जुड़ रहे थे। इन दोनों ने मोटरसाइकिल खरीदी और मोटरसाइकिल पर एक नई चीज़ सीखी। वो ये कि कभी चंदन मोटरसाइकिल चलाता तो कभी शेरू, और जो चला रहा होता वो तो चला रहा होता, जो पीछे बैठता वो पीछे सामने की तरफ मुँह करके नहीं बैठता, बल्कि पीछे की तरफ मुँह करके बैठता। यानी ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों की पीठ मिले होते, और पीछे बैठने वाला चलती मोटरसाइकिल से निशाना लेता, पिस्टल से। धीरे धीरे ये दोनों इस चीज़ में इतने महारत हासिल कर ली कि जब ये इन्हें किसी को मारना होता तो ये पैदल नहीं मारते, ये मोटरसाइकिल पर निकलते, एक पीठ पीछे की तरफ होता और वो पीछे से ही गोली चलाता और निशाना सर का होता। धीरे धीरे अब इन्होंने रंगदारी के चक्कर में कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर साल 2011 है। इनकी क्राइम की जो पूरी अब तक की कुंडली थी उसका सबसे खूंखार साल। ये वो साल था जब 2011 में चंदन और जो शेरू है, इन दोनों ने मिलकर एक ही साल के अंदर 8 मर्डर किए, 8 कत्ल। अब इस 8 कत्ल के बाद आसपास की पुलिस भी चौंकी। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब भी ये बक्सर और उसके इर्द गिर्द ही एक्टिव था। फिर तभी एक मर्डर होता है, 8वां मर्डर। 7 ये कर चुके थे 2011 में। राजेंद्र केसरी एक चूना के व्यापारी थे, बिजनेसमैन, अच्छा खासा पैसा था। चंदन और शेरू उससे रंगदारी वसूलना चाह रहा था। धमकी दी, पैसे दे दो वरना मार देंगे। राजेंद्र केसरी की भी बहुत ऊपर तक थी, पुलिस में भी अच्छी पहचान, पॉलिटिशियन से भी पहचान। उन्होंने कहा ये नए लड़के मेरा क्या करेंगे, रंगदारी देने से मना कर दिया। जब मना किया तो कहते हैं ये बात है 20 अगस्त 2011, 20 अगस्त 2011। राजेंद्र केसरी ने मना कर दिया। जब मना किया
तब इसी चंदन मिश्रा ने 20 अगस्त 2011 को ऐलान किया पूरे बक्सर में कि अगले दिन यानी 21 अगस्त को राजेंद्र केसरी को गोली मारूंगा। हर एक को लगा कि ऐसे कैसे, राजेंद्र केसरी भी काफ़ी ठीक ठाक दबंग किस्म के इंसान, पहुंच अच्छी। लेकिन फिर 21 अगस्त की तारीख आई और 21 अगस्त को सचमुच चंदन और शेरू ने राजेंद्र केसरी को गोली मार दी। जब राजेंद्र केसरी को गोली मारी और वो भी ऐलानिया एक दिन पहले हो चुका था, ये बात अब बक्सर से निकलकर पटना पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंची। राजेंद्र केसरी की पहुंच नेताओं तक थी। मामला पॉलिटिकल हुआ, आवाज़ें उठाई नेताओं ने। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। अब ये पहली बार था जब राजेंद्र केसरी के मर्डर के बाद पुलिस एक्टिव हुई। अब तक करीब 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें 12 से ज़्यादा तो कत्ल के थे इन दोनों पर। लेकिन राजेंद्र केसरी वो मर्डर केस था जिसने पुलिस को नींद से जगाया। अब पुलिस इनके पीछे लगी। इन दोनों को भी लगा कि पुलिस इस बार कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। दोनों ने बक्सर छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए नेपाल। बिहार पुलिस को टिप ऑफ मिला, नेपाल पहुंची। नेपाल में लगभग इन दोनों तक पहुंच गई थी, लेकिन नेपाल पुलिस को पता चल गया कुछ कागजी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। 2 देशों का मामला था, लेन देन, आप जाकर वहाँ अरेस्टिंग नहीं कर सकते। इन सारे चक्कर में ये दोनों फुर हो गए और बिहार पुलिस के हाथ आते आते रह गए। बिहार पुलिस खाली लौट आई। लेकिन कुछ महीने बीते। कुछ महीने बाद पुलिस को फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि दोनों कोलकाता में हैं। बिहार पुलिस की एक टीम जाती है, एक ऑपरेशन करती है और शेरू और चंदन को 2011 में कोलकाता से अरेस्ट कर लेती है। अरेस्टिंग के बाद इन दोनों को बक्सर लाया जाता है। अब इनके मुकदमों की लिस्ट तैयार की जाती है। 25 मुकदमे दोनों के सर थे, 12 से ज़्यादा मर्डर और सबसे चर्चित राजेंद्र केसरी मर्डर केस। लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता है। इनको पहले बक्सर जेल रखा जाता है, फिर ये देखा जाता है बक्सर में इनकी पहुंच है, तो अब धीरे धीरे इनके जेलों की भी अदला बदली हो रही है। फिर बक्सर से भागलपुर, भागलपुर से बेऊर, बेऊर से पुलिया। ये जेल जेल घूम रहे हैं और इसी बीच लोअर कोर्ट का फैसला आता है राजेंद्र केसरी मर्डर केस में। इस मर्डर केस में राजेंद्र केसरी मर्डर केस में शेरू को सजाए मौत सुना देती है लोअर कोर्ट और चंदन को उम्र कैद की सजा। यहाँ पहली बार दोनों में फ़र्क किया अदालत ने। इस बात से शेरू को बड़ा बुरा लगा कि एक ही मर्डर केस में मुझे उम्र कैद उसको और मुझे फांसी। हालांकि दोनों ही फैसलों को इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने भी जो चंदन है उसकी उम्र कैद की सज़ा तो बरकरार रखी, लेकिन शेरू की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन खटास आ चुकी थी। शेरू को लगा कि इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब पहुंच है और इसने मेरी मदद नहीं की। खैर, अब दोनों भागलपुर जेल में थे। भागलपुर जेल में अब इन 2 दोस्तों के बीच में खटास थोड़ी सी बढ़ने लगी। पहली वजह थी पैसे। इन दोनों ने जितनी भी रंगदारी से पैसे वसूले, लूटपाट की, उसमें अब लगता था शेरू को कि कुछ पैसे चंदन ने कम दिए और चंदन को लगता था कि शेरू ने कुछ पैसे कम दिए, हिस्सा नहीं दिया। पहली चीज़ ये आई। दूसरी चीज़ ये हुआ इस दौरान में, जब जेल जाने से पहले चंदन की परिवार की एक लड़की थी जिसके साथ शेरू की नज़दीकियाँ थी। ये बात चंदन को पता चली। दोनों दोस्त थे लेकिन दोनों की जातियाँ अलग थीं। ये बात चंदन को नागवार गुजरी। अब इधर जेल में है। जेल जाने के बाद अब उधर बक्सर पुलिस ने चंदन और शेरू गैंग के ऊपर दबिश डालनी शुरू की। लेकिन इत्तेफाक से जितने लोग शेरू के करीब थे, जो लड़के, वो सब एक एक कर इनकाउंटर में मारे गए या जेल के अंदर पहुंच गए। जबकि जो चंदन गैंग से जुड़े हुए लड़के थे उनका कुछ नहीं हुआ, वो सब सेफ बाहर, कोई इनकाउंटर में नहीं मारा गया। अब शेरू के पास उसके लड़के शिकायत लेकर आते कि भैया पुलिस सिर्फ हमारे लड़कों को मार रही है, हमारे लड़कों को उठा रही है, चंदन भैया के लड़कों को कुछ नहीं कर रही है। शेरू के मन में और शक पैदा हुआ कि ये सब कुछ चंदन करा रहा है, चंदन पुलिस से मुखबिरी करा रहा है, चंदन उनके लड़कों को मरवा रहा है। अब रिश्ते और ख़राब होने शुरू हो गए। इसी बीच भागलपुर जेल में रहते हुए चंदन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरें डाल दी जेल से ही, जबकि शेरू को ये कभी सुविधा नहीं मिली। फिर खटास आया कि इसकी जेल के अंदर भी अच्छी पहुंच है और जेल में जेल के स्टाफ इसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। यहाँ भी खटास पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अब दोनों में दुश्मनी हो चुकी थी। जेल को भी लगा कि अब ये दोनों दुश्मन हो गए हैं, एक साथ रखना ठीक नहीं है।
इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब इन दोनों को अलग अलग जेलों में डाला गया। भागलपुर जेल से निकालकर चंदन मिश्रा को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया और शेरू को पुलिया जेल, दोनों वहीं थे। बंटवारा हो चुका था, गैंग अलग हो चुका था, दोस्त अब दुश्मन हो चुके थे। इसी बीच में अब तक जेल में रहते हुए इन लोगों को लगभग 14 साल बीत चुके थे। 11 गैंग में पकड़े गए थे, 25 आ गया, 14 साल। इन 14 सालों में जब 10 साल पूरे हो गए तो इन दोनों ने कई बार पेरोल के लिए अर्जी दी। कुछ परिवार में मौतें हुई, कुछ बीमार हुए, लेकिन हर बार अदालत ने चंदन और शेरू दोनों की पेरोल अर्जी खारिज कर दी। ये फिर डाल देते, फिर खारिज हो जाती। इत्तेफाक से चंदन ने इस बार फिर से एक अर्जी डाली, अभी जून के महीने में। इस बार उसने इस पेरोल की अर्जी में जो रीज़न दिया वो ये कि उसे पाइल्स की बीमारी और उसके इलाज के लिए उसे जेल से बाहर जाना है। डॉक्टरों ने रिकमेंड कर दिया, जेल स्टाफ के जरिए अदालत तक खबर गई। अदालत ने देखा मेडिकल ग्राउंड सही है और 3 जुलाई को 15 दिन की पेरोल ग्रांट कर दी मेडिकल के लिए, पाइल्स के इलाज के लिए। अब 3 जुलाई को चंदन बाहर आ गया पटना के बेऊर जेल से। ये बात प्रिया जेल में बंद शेरू को पता चली। शेरू और भड़क गया कि हम दोनों साथ जेल आए, हम दोनों एक ही वक्त से जेल में हैं। बार बार मेरी अर्जी कैंसिल, लेकिन उसकी मंजूर और वो पेरोल पे आ गया। पहली बार आज़ादी मिली है 14 सालों में और उसे नहीं मिली। उसे लगा उसने फिर कुछ खेल किया है, दुश्मनी और बढ़ी। बट इसी दुश्मनी में एक अफसर, एक मौका दिखा, और वो मौका ये था कि ये पेरोल पे जेल पे बाहर है, जेल के बाहर टारगेट करना आसान है, तो क्यों ना जब ये पेरोल पे बाहर है तो इसी 15 दिन में चंदन को ठिकाने लगाया जाए। पहली बार ये आइडिया आया। अब यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है तीसरे कैरेक्टर, तीसरे किरदार, और वो तीसरा किरदार ये है तौसीफ बादशाह। घर वालों ने नाम रखा था तौसीफ रज़ा। ये पटना के करीब फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। इसके एक खास लत है इसको। आजकल के जो नए नए क्रिमिनल डॉन होते हैं, सोशल मीडिया पर अपने कुकर्मों को ज़्यादा प्रचार करते हैं ताकि लोग डरें। तो इसने सोशल मीडिया पर इसी तरह की गुंडागर्दी या भौकाल टाइप वाले बहुत सारे वीडियो और सारी चीज़ें डाल रखी हैं। इसके ट्विटर यानी कि जो एक्स है, उसके हैंडल पे जो इसने अपना बायोडाटा यानी परिचय डाल रखा है, चेहरा है उसका, नाम है और 2 लाइनें हैं नीचे। देखिए एक क्रिमिनल, और क्या लिखा है कि नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। ये उसका अकाउंट है। तो ये तीसरा कैरेक्टर तौसीफ बादशाह, बादशाह नाम इसको पसंद था, ये एंट्री मारता है। तौसीफ बादशाह छोटे मोटे जुर्म करते 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 बिहार के कुछ टॉप कॉन्ट्रैक्ट किलर में से एक बन गया था। इसका काम यह था कि ये बिहार और झारखंड में किसी गैंग को, किसी दुश्मन को ठिकाने लगाना हो और वो सुपारी देना चाहते हैं तो तौसीफ बादशाह को दे देते हैं। तौसीफ बादशाह अपने पास इस काम के लिए बहुत सारे लड़कों को रखता है। वो सुपारी लेता है और उन लड़कों को कुछ पैसे देता है, हथियार देता है और कहता है जाओ ठिकाने लगा दो। काम की गारंटी होती है, इसलिए तौसीफ की दुकान सही चल गई। बिहार झारखंड में बहुत सारे लड़के हैं। तब चंदन पेरोल पर बाहर है और उसे ठिकाने लगाना है। लेकिन इत्तेफाक से चंदन जब बाहर निकला तो सीधे बक्सर पहुंच गया। बक्सर अपने इलाके में, उसके अपने लोग, ज़बरदस्त सुरक्षा, मौका है नहीं। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि ये कब कहाँ। तभी 15 जुलाई को, चूँकि उसके लगातार उस पर नज़र रखी जा रही थी, 15 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में चंदन आकर एडमिट हो जाता है। ये खबर शेरू को मिलती है। शेरू फ़ौरन अब तौसीफ बादशाह से संपर्क करता है और उसकी 2 वजह थी। एक, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसके पास लड़के थे, और 2, पारस हॉस्पिटल को तौसीफ बादशाह बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसकी वजह ये थी कि उसके अपने फैमिली के मेंबर या दोस्त या रिलेटिव जो भी थे, उनका इलाज पारस हॉस्पिटल में ही चलता था। वहाँ के स्टाफ से भी उसकी ठीक ठाक थी। तो तौसीफ से कांटेक्ट होता है। तौसीफ फ़ौरन अपने लोगों को लगाता है और पता कर लेता है कि चंदन मिश्रा 15 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, प्राइवेट वार्ड, 2nd फ्लोर,
रूम नंबर 209। और शक यही है कि इसी साजिश के तहत वो उस रूम के लॉक को ख़राब करवा देता है। अब इसमें कोई मिली भगत हो किसी की, रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब ये सब कुछ हो गया। नसीब देखिए कि 16 जुलाई को डॉक्टर डिस्चार्ज करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन खुद चंदन मिश्रा डिस्चार्ज नहीं होता, कहता 17 को जाएंगे। अब इसके बारे में भी रिपोर्ट मिल चुकी है। अब 17 जुलाई दिन में कभी भी 12 बजे के आसपास डिस्चार्ज होना है, मतलब आपके पास वक्त सुबह सुबह का है। सुबह सुबह जाने के दो फायदे हैं, एक ओपीडी खुलता नहीं है तो भीड़ नहीं होती, नंबर 2 ट्रैफिक और बाकी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो उसी के बाद 6 लड़के वहाँ पहुँचते हैं और इन 6 में से 4 ने कैप पहनी, एक ने हेलमेट, 5वां इकलौता है जिसने ना कैप पहनी, ना हेलमेट पहना, ना चेहरा छुपाया। सबसे आगे भी वही और सबसे लास्ट में कमरे से निकलने वाला भी वही। ये वही तौसीफ बादशाह उर्फ तौसीफ रज़ा है जो रूम नंबर 209 में सबसे पहले घुसा था और सबसे आखिर में 36 सेकंड बाद बाहर निकला था। कहते ये भी हैं कि इसके लेट बाहर निकलने की वजह यह थी कि गोली तो मार दी गई थी, लेकिन शायद वो उसकी मौत का वीडियो किसी को दिखाना चाहता था और उसको वो शूट कर रहा था अपने मोबाइल पर। तो चंदन मिश्रा के मर्डर की रिकॉर्डिंग भी हुई है ताकि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें प्रूफ दिया जा सके कि देखो ये हमारा काम है, क्योंकि दुश्मन हज़ार हैं और ऐसे क्रिमिनल के होते हैं। तो 36 सेकंड लगने के पीछे यही वजह मानी जा रही है कि वो मोबाइल पे शूट कर रहा था चंदन मिश्रा को गोली मारते और मरते हुए। हो सकता है आने वाले दिनों में जब ये अरेस्ट हो वो वीडियो आप सब भी देख पाए। तो ये थी पूरी कहानी। 5 जो शूटर हैं उन 5 की पहचान हो गई है। इनमें से एक शूटर, जो 3 शूटर थे वो इसी तौसीफ बादशाह के गैंग के, पुलिस ये भी पहचान कर चुकी है। इनके नाम हैं आकिब मलिक, इसके अलावा कालू उर्फ मुस्तकीम और बलवंत सिंह उर्फ भिंडी। ये तीनों वो हैं जो तौसीफ बादशाह के लिए काम करते हैं। चौथा शूटर जिसकी पहचान हुई उसका नाम है सोनू, और ये सोनू शेरू का आदमी है, शेरू के लिए काम करता है। तो इसी से पुलिस ये कनेक्शन जोड़ रही है कि हुक्म जेल से मिला, सुपारी जेल से निकली, सुपारी शेरू ने दी, सुपारी लेने वाला तौसीफ बादशाह, और दोनों गैंग के लोग इसमें शामिल। शूटर की तलाश जारी है, पहचान हो चुकी है, और जो मेन मास्टरमाइंड है उसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा जेल में काट रहा है। बिहार एसटीएफ की टीम ऑलरेडी जेल पहुंची और उससे पूछताछ कर चुकी, यानी शेरू से। अब एक एक करके ये सारे हाथ लग जाए तो फिर साजिश से ऊपर तक के नीचे की बाकी की जो कहानी है वो खुल जाएगी और सामने आ जाएगी। तो आज इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।